गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं 6 मार्कर से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। A tank with rectangular base and rectangular sides. A tank with rectangular base and rectangular sides, comma, open at the top is to be constructed, comma, open at the top is to be constructed, open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. Then volume is 8 meter cube. Full stop. If building of tank cost rupees 70 per square meter, if building of tank costs rupees 70 per square meter for the base and rupees 45 per square meter for sides and rupees 45 per square meter for the sides, full stop. What is the cost of least expensive tank? What is the cost of least expensive tank? Least expensive tank. Question mark. Good evening. तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो अब हमको क्या करना है, ये एक टैंक है जिसका बेस भी रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगुलर बेस है और जो उसकी रेक्टेंगुलर ही साइड्स है, मतलब एक तरीके से क्यूबॉइडल हो गया टैंक। अब हमको करना क्या है इसमें, ये सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। तो उसकी जो डेप्थ है वो 2 मीटर है, यानी कि जो उसकी हाइट है वो 2 मीटर है, उसका जो वॉल्यूम है वो 8 मीटर क्यूब है, वो फिक्स दे रखा है इन्होंने। अब वो बोल रहे हैं कि इतना आपको रखना है। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। गुड इवनिंग शुभांगी, तुम्हारा बंद कर देना, दरवाजा पूरा बंद कर देना या कोई वाला, इसकी सीधी हवा में मुझे घूमती हुई आती है। दबा दो जोर से, चलिए ठीक है। गुड इवनिंग। तो अब हमको क्या करना है, उन्होंने बोला बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड रुपीज 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स। तो साइड्स की कॉस्ट देगी बनाने की और जो उसका बेस है बेस की कॉस्ट बनाने की उन्होंने दे दी है। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक यानी कि मेरे को मिनिमा का क्वेश्चन है ये, मेरे को इसको मिनिमाइज करना है। किसको? कॉस्ट को। नहीं रिवीजन स्टार्ट करवा दिया ईओडी, अभी से पहला ही क्वेश्चन है ईओडी का। मैक्सिमम मिनिमा से ही स्टार्ट करवा रहे हैं ईओडी को, और वही वाले क्वेश्चन जो ज़्यादा डरावने लगते हैं उन्हीं से कर रहे हैं। और ये लास्ट ईयर के ही सारे क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। तो इसमें चैप्टर वाइज में 6 मार्कर जो है, ये पहला ही क्वेश्चन दिल्ली 2019, तो दिल्ली बोर्ड में 2019 में आया है। हाँ वो प्रोबेबिलिटी फिर अभी 2-3 बच्चे आए थे, इन्होंने कहा कि सर कुछ मुश्किल तो लग नहीं रहा उसमें, ईओडी करा दो स्टार्ट।
ठीक है ना। ये अगर हो जाएगा ना, ये अगर हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमम, तो एक ना बहुत बड़ी टेंशन सी उतरेगी दिमाग पर से, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस आना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, आप में ये याद रखना कि बीच बीच में ना, अब जैसे हम एओडी करेंगे अभी कुछ दिन, तो अब ये याद रखना बीच बीच में एक एक दो दो क्वेश्चन ना बेस थ्योरम का उठा उठा कर देखते रहना। चैप्टर वाइज ले लो सभी बच्चे, चैप्टर वाइज में से जो बेस थ्योरम के लास्ट में आपको 6 मार्कर्स मिलेंगे, बेस थ्योरम में से ही आता है 6 नंबर वाला क्वेश्चन, तो वो बीच बीच में करते रहना। ठीक है, अब जरा देखिएगा कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप क्या करें, पहले तो एक बॉक्स बना लो विच इज ओपन एट द टॉप। हाँ जी, तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, और ये हाइट हो गई। ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। तो ये जो इसकी डेप्थ है ये तो दे दी है फिक्स 2 मीटर, एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम भी उन्होंने दे दिया कि वो 8 मीटर क्यूब है। तो इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट रुपीज, पहले लिख लेते हैं, h इज इक्वल टू 2 मीटर एंड v इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ये इन्होंने दे रखा है। उसके बाद इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर। याद रखिएगा, कोई मेरे को टैंक बनाना हो, चाहे मेरे को क्यूबॉइडल टैंक बनाना हो, चाहे सिलेंड्रिकल बनाना हो, चाहे कोई और चीज़ बनानी हो, बनाने के लिए अगर कोई चीज़ आती है ना कि मुझे कोई टैंक बनाना है, बॉक्स बनाना है, या कोई डोम कंस्ट्रक्ट करना है हमको, तो याद रखिएगा उसमें हम सरफेस एरिया ही लेते हैं, उसका सरफेस एरिया लेते हैं, अनटिल एंड अनलेस कुछ स्पेशली मेंशन ना करा गया हो। जैसे अभी मैंने डोम के कंस्ट्रक्शन की बात करी, तो डोम के कंस्ट्रक्शन में अगर वो बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट मटेरियल, तो अगर वॉल्यूम की बात करी गई है कि वो पूरा अंदर से हॉलो नहीं बनना है, तब फिर मैं उसमें वॉल्यूम लूँगा कि हाँ मेरे को सीमेंट उसके अंदर भरना है पूरे के अंदर, फिर सॉलिड डोम बनाना है। तो ये तो मेरे को क्या बनाना है, टैंक बनाना है, तो टैंक के अंदर तो कुछ चीज़ हम स्टोर करेंगे ना, तो इसका मतलब अंदर उसका वॉल्यूम तो खाली रहेगा, अंदर से खोखला रहेगा, तो मुझे बस उसके जो सरफेस एरिया है वो देखना है। तो अब आप ये देखिएगा जो बेस है, बेस कैसे बनेगा, आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ सच अ टैंक विल बी, ठीक है, दिमाग में एकदम से आता है कि सरफेस एरिया, तो हम ये कहेंगे नहीं नहीं सरफेस एरिया नहीं, उन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उन्होंने बोला लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो सीधा भाई कॉस्ट फंक्शन निकालो। कॉस्ट फंक्शन को मैं सी मान लूँगा, मैंने कह दिया सी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बेस प्लस कॉस्ट ऑफ साइड्स, कॉस्ट ऑफ बेस प्लस कॉस्ट ऑफ साइड्स। भाई साइड्स में ये जो साइड वाले बनेंगे, जो साइड वाले जो फेसेस बनेंगे इनकी, और बेस की जो कॉस्ट है वो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी उसकी। तो कॉस्ट ऑफ बेस कैसे निकलेगी, जरा ये देखिएगा, बेस का एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर से तो ओपन है, तो बेस का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। तो वो बोल रहे हैं इफ बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, 70 पर स्क्वायर मीटर, तो 70 इंटू एल बी, 70 इंटू एल बी, तो 70 इंटू एल बी प्लस, ये समझ में आ गया, सीधा लिख दिया मैंने, एल इंटू बी बेस का एरिया हो गया। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 70 रुपीज़ है, तो एल बी मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 70 एल बी। उसके बाद अब वो बोल रहे हैं फॉर द बेस एट रुपीज़ 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स, साइड्स मतलब साइड वाले फेसेस का जो है वो 45 पर स्क्वायर मीटर है। तो साइड वाले का एरिया क्या हो जाएगा, देखिए एक तो ये साइड है, तो ये वाली साइड हो जाएगी बी इंटू एच, बी एच, ठीक है, तो बी एच दो हैं, एक इधर वाली साइड, एक इधर वाली साइड, तो इधर लिखूंगा मैं 2BH, ठीक है। अब ऐसी फ्रंट और बैक वाली साइड देखो, तो फ्रंट वाली LH और ऐसी पीछे वाली भी LH, तो 2LH। ये जो साइड से उनका एरिया आ गया, और 1 मीटर स्क्वायर की 45 है कॉस्ट, तो टोटल की कितनी होगी 45। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे,
ये जो वॉल्यूम दे रखा है ना 8 मीटर क्यूब, तो इसमें से कोई ना कोई एक वेरिएबल मेरे को निकालना होता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, एच की वैल्यू 2 मीटर दे रखी है, तो इधर मैं लिखूंगा 70 इज इक्वल टू सॉरी सी इज इक्वल टू 70 एल बी प्लस इसमें से 2 ले लिया कॉमन, तो 2h आ जाएगा कॉमन। अच्छा चलो 90 एच ये आ गया कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बचा बी प्लस एल, 90 हो गया ना, 2 कॉमन ले लिया तो 45 टू 90, बी प्लस एच बी प्लस एल सॉरी बी प्लस एल। अब इसके अलावा ये जो एच है इसकी वैल्यू भी हमें पता है, हाइट कितनी दे रखी है 2 मीटर, तो 70 एल बी प्लस 90 इंटू 2 इंटू बी प्लस एल। अब C इज इक्वल टू 70 एल बी प्लस 180 बी प्लस एल। अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये है कि भाई दो वेरिएबल आ रहे हैं, मुझे एक सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो वो सिंगल वेरिएबल यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब दे रखा है, तो एल बी एच इज इक्वल टू 8, तो एल बी इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो 2 4 ज़ा 8, तो बी की वैल्यू एल की टर्म्स में निकाल लो, ये क्या हो जाएगा 4/L, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ पर 4/L डाल दीजिए, तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 70 इंटू एल, और बी की वैल्यू क्या है 4/L, एल से एल कैंसिल आउट, प्लस 180 बी की वैल्यू 4/L प्लस एल, तो फाइनली सी आ गया 280, 7 4 28 0 280 प्लस 180 इंटू 4/L प्लस एल। ये मेरे पास वो चीज़ आई है जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। इसके आगे की कहानी कोई मुश्किल नहीं है, इसके आगे फिर हम क्या करते हैं, वही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाए ना एओडी की, उसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, ये तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन हो गया, तो क्या पूछ रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टाइम, तो मेरे को सिर्फ उसको कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं करना है, मुझे वो मिनिमम कॉस्ट भी निकालनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टाइम। तो क्या करेंगे, ये तो बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब एक ही चीज़ नजर आ रही है कि भाई इधर वेरिएबल एल है, इधर वेरिएबल सी है, तो हमें तो एल के रिस्पेक्ट में करना है, तो आप ये कहिए डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एल, एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो इधर क्या आ जाएगा डी सी बाई डी एल, और ये हो जाएगा 280 का क्या हो जाएगा 0, तो कांस्टेंट है, 180 कांस्टेंट है, एल तो जाएगा, सीधा सीधा याद रखना भाई, एक चीज़ है शॉर्टकट बता रहा हूँ याद रखना, जैसे 1/x है, तो 1/x का डिफरेंशियल होता है -1/x²। ऐसे ही अगर 1/x² है तो ये जो 2 है ना ये ऊपर आ जाएगा 2/x³ -2/x³। ऐसे ही अगर 1/x³ है तो इसका क्या हो जाएगा -3/x⁴। मतलब जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसकी तो एक एक पावर बढ़ती चली जाएगी, और जो पावर में दे रखा है वो चीज़ न्यूमरेटर में आके नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी। तो ये सीधे सीधे याद रखना, कोई पूछने नहीं वाला कि कैसे कराया आपने। तो सीधा देखिए 4 एक कांस्टेंट है, 4 के साथ में क्या लिखा हुआ है 1/L, तो 4 इंटू -1/L², क्योंकि मैं एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो 4 इंटू -1/L² प्लस एल का क्या हो जाएगा 1, हो गया। ये करने के बाद में अब मुझे क्या करना होता है, अगला स्टेप ये होता है कि जो dc/dl है, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। कैसे करेंगे, dc/dl पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 18 4 720 है ना, 180 4 720 माइनस 720/L² और प्लस 180, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव की, तो पहले प्रॉपरली फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखकर एल की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ लिखिएगा नाउ पुट dc/dl इज इक्वल टू 0, यानी कि जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको आपने 0 के बराबर रख दिया, तो -720/L² प्लस 180 इज इक्वल टू 0, तो -720/L² इज इक्वल टू -180, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, 18 4 72 हो गया, तो L² इज इक्वल टू 4 आ गया।
तो एल की वैल्यू सीधा सीधा 2 मीटर लिखूंगा, प्लस माइनस 2 मत लेना क्योंकि लेंथ है, लेंथ तो नेगेटिव कभी होती नहीं। तो एल की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 मीटर। अच्छा, ये करने के बाद में फिर हमें क्या करना होता है, अब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डबल डेरिवेटिव किसका, इसी वजह से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा था, ठीक है, इसी वजह से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा था। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 यानी कि जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको फिर से डिफरेंशिएट करके सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। हाँ जी, डी स्क्वायर सी बाई डी एल स्क्वायर, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 720 को तो रखिए एज इट इज, और ये क्या है 1 अपॉन एल स्क्वायर, 1 अपॉन एल स्क्वायर को क्या लिखूंगा, माइनस 2 अपॉन एल क्यूब, माइनस 2 अपॉन एल क्यूब, और 180 कांस्टेंट है उसका हो जाएगा 0। फिर यहाँ ऐसे लिखेंगे डी स्क्वायर सी बाई डी एल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर ऐसी एक स्ट्रेट लाइन खींचकर और यहाँ लिखेंगे एल इज इक्वल टू 2, क्योंकि एल की वैल्यू हम 2 निकाल चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर दो पहले, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। तो अभी ऐसे ही लिख दो 720 इंटू 2, कट जाएगा ना वो, नीचे आएगा 2 का क्यूब, तो एक 2 से एक 2 कट गया तो 2 का स्क्वायर रह गया यहाँ पर, ठीक है। और 4 18 ये वैल्यू 180 आ गई, 180 आ गई। यहाँ पर लिखना विच इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, मिनिमा, मिनिमा। सो therefore cost will be minimum, cost will be minimum when L is equal to 2 meter, when L is equal to 2 meter। और जब L 2 मीटर है तो भाई B कितना हो जाएगा, B तो 4 अपॉन L हमने निकाला था, है ना, तो 4/2 यानी कि ये भी 2 मीटर, ठीक है। सेम क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि आप ये बताइएगा, आपको ये प्रूव करना है कि एक जो ओपन रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइडल टैंक होता है उसका बेस जो है वो हमेशा मतलब आपका जो है वो स्क्वायर बेस होगा, ये चीज़। हालांकि यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि वो क्यूब ही बन गया पूरा का पूरा, क्योंकि लेंथ भी 2 आ रही है, ब्रेथ भी 2 आ रही है और हाइट तो 2 दे ही रखी है, तो वो क्यूब बन गया। मतलब ये भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला ना कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक की अब मैं कॉस्ट निकाल लूँगा, कॉस्ट में मुझे बस एल की वैल्यू डालनी है तो वो आ जाएगा हमारे पास। इसी क्वेश्चन में वो ये भी बोल सकते हैं कि प्रूव दैट द टैंक विद लोवेस्ट सरफेस एरिया या द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक विल बी अ क्यूबिकल टैंक, क्यूबॉइडल टैंक ना होगे वो क्यूबिकल टैंक होगा। तो मतलब वो घुमा फिरा कर एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। तो आप ये कह देंगे भाई लेंथ भी ब्रेथ भी 2 मीटर आ गई और हाइट तो 2 मीटर दे ही रखी है, तो हो गया ना क्यूबिकल। तो यहाँ पर जो इसकी लीस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट जो है वो निकालेंगे, मैं ये मिटा रहा हूँ। सर तो L इक्वल्स टू 2 मीटर हो गया मिनिमा, और उसकी जब वैल्यू पुट करेंगे सी में तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी बस। जैसे ही आपका वैल्यू डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो चीज़ तो आ गई कि भाई ये चीज़ मिनिमम है, वो हमने प्रूव कर दी। और उसके बाद फिर उसकी वैल्यू डाल दोगे इक्वेशन नंबर 1 में। प्रोसीजर यही लेकर चलना, जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन मुझे लेना है उसको इक्वेशन 1 बताना, उसको फर्स्ट एक पहली बार डिफरेंशिएट करके जो फर्स्ट डेरिवेटिव आए उसको इक्वेशन 2 बोलना, उसके बाद फर्स्ट जो इक्वेशन 2 है उसको डिफरेंशिएट करके फिर 0 के बराबर आपको मतलब उसको सीधा 0 के बराबर रखना है, फिर एक वैल्यू आ जाएगी वेरिएबल की और फिर आपको डबल डेरिवेटिव निकाल कर ये प्रूव करना है मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो यही प्रोसीजर आप रखिएगा। तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, लीस्ट कॉस्ट इज इक्वल टू एल की जगह बस 2 डाल देना, तो 280 प्लस 180 इंटू 4/2 प्लस 2, 2 2 ज़ा 4, तो 280 प्लस 18 4 ज़ा 720 कितना हो गया 1000। यही आना चाहिए, मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का हाँ 1000 है, लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक इज रुपीज 1000। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4।
Prove that the height of the cylinder of maximum volume prove that the height of the cylinder prove that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 2r upon root 3. Is 2r upon root 3, full stop. Also find the maximum volume. Also find the maximum volume. तो जैसे यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा था ना 8 मीटर क्यूब, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर क्या चीज़ दे रखी है? जब इन्होंने बोला हमको पहले ही ये चीज़ बोल दिया, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे पहले ही बोल दिया प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो भाई वॉल्यूम को ही मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कॉस्ट निकाली थी, फिर कॉस्ट को मिनिमाइज करा, यहाँ पर वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करेंगे। अच्छा, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, तो स्फीयर के अंदर सिलेंडर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो और उसका जो स्फीयर है, उसका जो रेडियस आर है वो आर दे रखा है, मतलब हमारा जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आर को हम कांस्टेंट मानकर चलेंगे। उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आर जो है उसकी भी वैल्यू हमको निकालनी है, वो वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो आर को तो हम आर ही मानकर चलेंगे। तो हमें हाइट जो है वो 2r अपॉन रूट 3 के बराबर प्रूव करनी है, हाइट किसकी? सिलेंडर की, ठीक है। 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। हाँ, बस पानी लेने जा रहा हूँ।
हाँ जी, देखिएगा कैसे करेंगे इसको। यहाँ देखिएगा क्या दिया है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। हमने स्फीयर ले लिया, अब स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर बना लेना है। अच्छा, ये स्फीयर का सेंटर हो गया। स्फीयर का सेंटर आप अगर सिलेंडर को इसके अंदर बनाएंगे तो सिलेंडर अगर इसके अंदर इंस्क्राइब होना है तो इंस्क्राइब ना वो सिमेट्रिकली ही होगा। ये नहीं कि जो सिलेंडर है वो एक कोने में तो टच कर रहा है, दूसरा कोना उसका ऐसे ही ओपन है, वो टच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब सिलेंडर का इधर वाला कॉर्नर टच करेगा तो इधर वाला भी करेगा, इधर वाला तो इधर भी, तो फिर एक सिमेट्रिकल सिलेंडर ही होगा इसके अंदर। सिमेट्रिकल सिलेंडर होने का मतलब ये है कि सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास और स्फीयर का सेंटर ऑफ मास दोनों का जो सेंटर है वो बिल्कुल सेम होगा। अब हमने क्या करा कि इससे इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, इससे इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो आप ये देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्योंकि स्फीयर के बॉडी को भी टच कर रहा है। देखिए ये वाला जो है ये तो सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, सिलेंडर के बेस तक आ रहा है। ये वाला जो लेंथ है ये भी सिलेंडर के बेस तक आ रहा है, तो इसको मैं रेडियस नहीं बोल सकता, इसको मैं स्फीयर का रेडियस नहीं बोल सकता, लेकिन इसको मैं स्फीयर का रेडियस बोल सकता हूँ। तो कैपिटल आर हो गया स्फीयर का रेडियस। फिर इसको ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ बना दीजिए 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और ये हो गया हमारा स्मॉल आर। तो वो बॉडी जो कि बड़ी है उसका जो वेरिएबल है वो वैसे भी इन्होंने कैपिटल आर दे रखा है स्फीयर का रेडियस। तो आप क्या करें, जो यहाँ पर इसका जो है इसको आप h मान लीजिए जो इसकी हाइट है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाली जो लेंथ है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाली लेंथ, ये तो r हो गया। और इसको फिर h/2 ले लेते हैं ना भाई। ये पूरी सिलेंडर की हाइट हो गई, तो सिलेंडर की हाइट तो h हो गई, तो जो इतना बचेगा वो आधा ही तो होगा ना। सर आधा ही होता है हमेशा, आधा ही होगा, क्योंकि मैं बताता हूँ सिमेट्रिकल फिगर है भाई, क्योंकि सेंटर है ना वो सिलेंडर का भी सेंटर है और वो आपका स्फीयर का भी सेंटर है, तो ये h/2 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर ना मेरे पास अननोन कितने हैं, 1 2 3 अननोन कितने हैं, 3 2 तो नहीं है, 2 ना, याद रखिएगा ये जो r है ना ये गिवन है, तो अननोन मेरे पास h और r ही है। तो अगर मैं r को h की टर्म्स में निकालना चाहूँ या h को r की टर्म्स में निकालना चाहूँ वो मेरी मर्जी है। अब वो निकालेंगे कैसे, ये थोड़ा सा सोचना है स्मार्टली कैसे। देखिएगा उन्होंने क्या बोला, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर V, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है बताना भाई, पाई आर स्क्वायर h। चलिए ठीक है, याद है आपको पाई आर स्क्वायर h। अच्छा सर एरिया 2 पाई आर एच होता है ना। हाँ, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में नीचे वाला सर्कल और ऊपर वाला सर्कल और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये कोविड का साइड इफेक्ट जो है, कोविड का साइड इफेक्ट जो आज बच्चे 9th क्लास में है ना, वो कोविड का साइड इफेक्ट भुगतेंगे 3 साल बाद। उसका रीज़न क्या है कि उनका जो सरफेस एरिया वाला चैप्टर है उसमें सिर्फ ये सिलेंडर भी हटा दिया है
और कोन और स्फीयर ही है बस, बाकी बाकी सारी चीज़ें हटा दी। उसमें तो कितने सारे सिर्फ कोन और स्फीयर, सिलेंडर हटा दिया, क्यूब क्यूबॉइड वगैरह ये हटा दिया, ठीक है। वहाँ पर तो नुकसान का बाद में होगा, 10th में तो बहुत सारे नहीं मैं बता देंगे अच्छा उनको 12th में समझ में आएगा कि भाई ये सारी चीज़ें भी खैर ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये है। अब जरा आप ये सोचना कि यहाँ पर मुझे कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है, उन्होंने कहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो जब मैं वेरिएबल इसमें मैं वेरिएबल ना h को रखना चाहूँगा, आर स्क्वायर की वैल्यू में कैलकुलेट कर लूँगा। आप उल्टा भी कर सकते हो लेकिन वो लेंथी पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर था इस वाले क्वेश्चन में हमने ब्रेथ को लेंथ के टर्म्स में रख लिया था, आप लेंथ को ब्रेथ के टर्म्स में भी रख सकते थे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ ये देखना होगा प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो मुझे हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालनी है। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं ना, तो वेरिएबल की वैल्यू आती है। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव dc/dl को जब 0 के बराबर रखा तो वेरिएबल l की वैल्यू आ गई। तो अब मैं पहले से ही वेरिएबल h लेकर चलूँगा, मतलब मैं r तो h की वैल्यू आ जाएगी, वही मुझे प्रूव करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको बोल दीजिए O, इस पॉइंट को बोल दीजिए A, इसको बोल दीजिए B। फिगर बनाना आपके हाथ में, वो आपने बना दिया। यहाँ पर ये कहेंगे इन ट्राइंगल OAB, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई पाइथागोरस थ्योरम, कुछ नहीं पता है भाई, 12th में आ गए, ठीक है। इन ट्राइंगल OAB h/2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू निकालूंगा मैं आर स्क्वायर की, आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो अब जो स्मॉल आर है वो एच की टर्म्स में आ गया, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी कोई टेंशन हमको लेनी नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पर ये करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल टू पाई, अब आर स्क्वायर की जगह ये लिख देंगे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 इंटू स्मॉल एच, ये हो गया। अब इसको एक्सपैंड भी कर लेना, थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर अपने को जौहर दिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरे को प्रोडक्ट रूल आता है, ठीक है। तो यहाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आना। तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल एच माइनस पाई बाई 4 एच क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा अलग सा लिखेंगे, जो वेरिएबल होगा उसको थोड़ा सा अलग सा लिखेंगे, हमें खुद समझने में आसानी रहती है। तो पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इसको पहले लिख लिया, एच को बाद में लिख लिया। पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 ऐसे लिख लिया, एच क्यूब थोड़ा सा अलग सा लिख लिया कि बस इसको डिफरेंशिएट करना है, पाई बाई 4 एज इट इज रहेगा। तो ये मेरे पास वॉल्यूम का फंक्शन आ गया, इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कहेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एच। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एच, एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो गया भाई dv बाई डी एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, और एच की जगह क्या हो गया 1 माइनस पाई बाई 4 विल रिमेन एज इट इज, और एच क्यूब का क्या हो गया 3h स्क्वायर, ये हो गया। थोड़ा सा करो सिंप्लीफाई इसको, dv बाई डी एच इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 3 पाई बाई 4 एच स्क्वायर, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। चलिए जी, तो हमेशा याद रखना जिस फंक्शन को मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो मेरी इक्वेशन नंबर 1 होगी, उसको डिफरेंशिएट करके जो इक्वेशन आएगी वो मेरी इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है। अब क्या, अब मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करने के लिए आपको इक्वेशन 2 को ही डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट, हाँ 0 की इक्वल, सॉरी, पुट dv बाई डी एच इज इक्वल टू 0, पुट dv बाई डी एच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई बाई 4 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ,
माइनस 3 पाई/4 एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया, ये मिटा रहा हूँ इधर से, सर माइनस भी तो कटेगा। माइनस भी है, मैंने लिखा नहीं। तो ये माइनस भी आएगा इधर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर उधर ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, और एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r² 3। h square is equal to 4r² 3, which implies that h is equal to 2r/√3। ठीक है, h is equal to 2r/√3। आप देखिए यही चीज हमको प्रूव करनी थी, लेकिन क्या है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो एक बार मैक्सिमा दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू h। इक्वेशन 2 को फिर से h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो ये हो गया d² v बाई dh² इज इक्वल टू, ये जो पाई आर स्क्वायर है तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस 3 पाई/4 एज इट इज रहेगा, और h स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2h। ठीक है, अब 2 1 2, 2 2 4। अब क्या करना है मुझे, अब मैं ऐसे लिखूंगा d² v बाई dh², और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके h की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली थी, कितनी थी 2r/√3, 2r/√3। तो माइनस 3 पाई/2 इंटू एच की वैल्यू 2r/√3, एक इससे ये कट गया तो ऊपर √3 बचेगा, 2 से 2 कट गया, तो इज इक्वल टू माइनस √3r, ये हो गया, विच इज लेस देन 0। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, volume is maximum when पाई का हो गया, h is equal to, हाँ पाई भी है ना, लिख लो ठीक है। अच्छा अरे वो हमें नेगेटिव साइन से मतलब है, नेगेटिव साइन आ गया हो गया, पर फिर भी पाई लिखना है, तो ये आ गया when h is equal to 2r/√3, बस प्रूव्ड। ये करना है इसमें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये 2011-12 के कंपार्टमेंट में आया, 13 में आया, 14 में आया और 19 में आया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए इक्वेशन नंबर डालेंगे। हाँ, अगर मैक्सिमम वॉल्यूम निकालनी है तो h की वैल्यू आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना। पर इन्होंने पूछा ही नहीं है। अच्छा, 1 मिनट पूछा है भाई, लास्ट में लिखा हुआ है। हर मैक्सिमम वॉल्यूम तो निकालो फिर, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और h की जगह 2r/√3 माइनस पाई/4 और h क्यूब क्या हो जाएगा 2r/√3 का क्यूब, तो ये हो गया 2 पाई r क्यूब /√3 माइनस पाई/4, 2 का क्यूब क्या हो गया 8 r क्यूब, और √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3। समझ रहे हैं, 3√3। ठीक है, अब क्या करिएगा, यहाँ पर आप क्या करो 2 पाई r क्यूब /√3 माइनस 4 2 8, तो 2 पाई r क्यूब /3√3, तो 2 पाई r क्यूब /√3 आ गया कॉमन, यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस 1/3, समझ गए, 1 माइनस 1/3 बचा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2/3,
तो 2πr³ अपॉन √3 इंटू 2/3, तो 4πr³ अपॉन 3√3, जो भी दे रखा है मीटर वगैरह तो कुछ दिया नहीं है ना, तो यूनिट क्यूब लिख देना, यूनिट क्यूब, वॉल्यूम है ना तो क्यूब में आएगा। फोर पाई आर क्यूब अपॉन 3√3 क्यूब यूनिट्स, ये दे रखा है। चलिए जी अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वाला करना जल्दी है। हाँ ये पूछा था ना, मैंने करा नहीं था ये पूछा था, मुझे लगा कि पूछा ही नहीं है, देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो ये फाइनली मैक्सिमम वॉल्यूम अगर पूछा जाएगा तो निकाल लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन 5 में है फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व y² इज इक्वल टू 4x find the point on the curve y² is equal to 4x which is nearest to the point 2, -8. Which is nearest to the point 2, -8. Find the point on the curve y² is equal to 4x. y² is equal to 4x देखकर याद आ गया होगा पैराबोला है, y² is equal to 4x टाइप का होता है, ठीक है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, मुझे इस कर्व पर एक पॉइंट निकालना है विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2, -8, ठीक है, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2, -8। तो हम ये कहेंगे फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये ना पॉइंट पूछ रहे हैं, तो पॉइंट अगर पूछा जाता है तो पॉइंट का मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमको, x, y। तो आप एक काम करें, चाहे आपको ये कर्व याद हो या ना याद हो, आपको याद नहीं है कि ये पैराबोला है, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, छोड़िए, ठीक है। हमें क्या करना है कि लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, AOD है। हाँ AOD तो है, क्या विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट। क्या हो गया? ये तो पहली बार देखा है। UI जैसा लग रहा है। अरे रुक जाओ एक मिनट, 2019 का है, ऑल इंडिया 2019 करना है। तो कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत डिफरेंट मिल जाते हैं, उन्हीं को देखने के लिए हमें चैप्टर वाइज करनी बेहद ज़रूरी है, ठीक है। और चैप्टर वाइज में भी अगर आप देखेंगे ना क्वेश्चन, मान लीजिए हमने 6 मार्कर्स वाले अभी मैं देख रहा हूँ, तो अगर आपने देखा मान लीजिए इसमें 50 क्वेश्चन है, वो 50 क्वेश्चन में टाइप 10 ही होंगी, टाइप 10 ही होंगी, वही घूम फिर कर रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये फिर एक अलग टाइप हो गई। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट विच इज, let the required point which is nearest to the point 2, -8, जो 2, -8 के नजदीक है काफी, B, P, X, Y, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको Q मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, तो PQ क्या हो जाएगा? PQ क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 8 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 8 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, जब ये अंडर रूट वाला ऐसा आ गया अजीब सा, तो अब क्या करेंगे कि सर इसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाया, हमें कैसे पता चलेगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है? नहीं, जब हम ये कहेंगे जब कोई एक हमारे पास, देखिए सुनिए, पहली बात तो ये पैराबोला जो है ना, ये हमें डराने के लिए नहीं है, हमको हेल्प करने के लिए दे रखा है। अब क्यों, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। क्या होता है कि हमें कैसे पता चलेगा, ये देखिएगा कि जब उन्होंने बोला ना फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट,
तो कर्व पर कोई एक पॉइंट है जो मुझे पता लगाना है और वो दूसरे पॉइंट से नियरेस्ट होना चाहिए, तो डिस्टेंस निकालेंगे ना दोनों पॉइंट्स का, और फिर उस डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, मिनिमाइज, क्योंकि मुझे नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है। और y और x की वैल्यू दर्शाओ। बिल्कुल, ये जो मेरे को दे रखा है ये मेरी हेल्प करने के लिए दे रखा है कि मैं x की वैल्यू डाल दूंगा y²/4, y की वैल्यू निकालने मत बैठ जाना, इसी चीज़ को सोचना है बस, क्योंकि आप y की वैल्यू क्या लिखोगे 2√x, है ना, तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना, मतलब रूट वाला डिफरेंशियल निकालना मुश्किल होगा ना। तो आप क्या करें, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का भी जरा इलाज करते हैं। इसे अंडर रूट में लेने की जरूरत नहीं है। अगर अंडर रूट किसी चीज़ का मिनिमम है, पहली चीज़ तो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, वो पॉजिटिव ही होगा। तो अगर हमें अंडर रूट किसी चीज़ का निकाल रहा हूँ तो 9 का अंडर रूट 3 होगा, 16 का अंडर रूट 4 होगा, 25 का अंडर रूट 5 होगा। तो नंबर बढ़ाते जाओ तो उसका अंडर रूट भी बढ़ता चला जाएगा, नंबर घटाते जाओगे तो उसका अंडर रूट भी घटता चला जाएगा। तो आप इसको आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इफ distances minimum, so its square will also be minimum, its square will also be minimum. So let d is equal to pq square, डिस्टेंस जो है उसको आप d को एक नया वेरिएबल मान लीजिए pq स्क्वायर, तो d इज इक्वल टू हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8 का होल स्क्वायर। समझ गए? ठीक है, हाँ जी। अब क्या करना है कि d इज इक्वल टू, मतलब मैंने क्या करा उसका स्क्वायर कर दिया, सर सीधे स्क्वायर कर देते तो d PQ का एज्यूम square करे कर बिना देते। तो कर लो ऐसे कर लो, pq स्क्वायर कर लो, अगले स्टेप में आप लोग लिख लो pq स्क्वायर। सर p2 का होल स्क्वायर है ना, हाँ pq का होल स्क्वायर, क्यों कोई वैल्यू है, क्यों कोई वेरिएबल है कि q का स्क्वायर कर रहा हूँ p का नहीं कर रहा हूँ, वाह भाई वाह। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो अब x की जगह आप वैल्यू डाल देंगे y²/4, y²/4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चाहो तो इसको एक्सपैंड कर लो, मुझे लग रहा है कि एक्सपैंड करने से ना मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा दिमाग में ये ना लेकर आए कि नहीं मैं तो ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने में कंफर्टेबल हूँ, मुश्किल में पड़ जाओगे, तो x मत लेना। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के आगे की कहानी कर लोगे अपने आप, करवाऊँ? आगे का कर लेना, बस आपको क्या करना है, ये जो d है ना, ये जो d है बस इसको पहले, ये तो पहली इक्वेशन आ गई, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद में फिर आप वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी, dd/y आ जाएगा, उसकी y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का, उसमें y की वैल्यू डालेंगे और निकालना मुझे क्या है मिनिमम। ना, मिनिमम तो हम प्रूव करेंगे, मिनिमम प्रूव करने के बाद में कह देंगे कि हाँ नियरेस्ट है, मुझे x, y निकालना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो x, y इसी फॉर्म में लिखेंगे आप, सो द नियरेस्ट पॉइंट विल बी दिस, दिस। मान लो 2 और 3 आता है तो 2, तो 3। जो y की वैल्यू निकलेगी वो p2 में रखेंगे, जो y की वैल्यू आ गई, जो y की वैल्यू आ गई उसको यहाँ रखोगे। सर एनसीईआरटी में है सब कुछ एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मतलब हार्डली आप समझ लीजिए ना 10% जो एनसीईआरटी से थोड़ा इधर उधर के आते हैं, उसी के लिए हमको ये प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अच्छा इसका आंसर नोट करें सभी बच्चे जिनके पास ये नहीं है चैप्टर वाइज, इसका आंसर नोट करो करना। इसका आंसर है 4, 4 ये आ रहा है। चलिए जी, अच्छा एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि परसों ना मेरे घर में ही फंक्शन है, तो मैं परसों का रखूँगा ऑफ। ठीक है, और जो मॉर्निंग क्लास अभी जो 2-1 दिन ले रहा हूँ, मतलब 2-3 दिन मॉर्निंग क्लास अभी नहीं ले पाऊँगा। थैंक यू सर, मेरे वाले जबरदस्ती मेरे को स्कूल बुला रहे हैं, तो चलिए ठीक है, तो आप स्कूल चले जाना, और परसों का मैं ऑफ रखूँगा। उसके अलावा भी हो सकता है 1% या 2% ये चांस है कि अगर कुछ गेस्ट ऐसे आ गए कि वो कोहरे की वजह से रुक गए, तो मेरी क्लास अगर डिस्टर्ब हुई तो फिर मैं मतलब आगे का आपको बता दूंगा। बल्कि मतलब होगा जहाँ तक जो है 5 की छुट्टी रखूँगा, मतलब 4 और 6 पर उसका इफेक्ट आने नहीं दूँगा। ठीक है,
चलिए जी, ओके। पेपर